Hello friends, welcome to e-learning academy. So today we are going to discuss the all numericals for chapter number 6. तो यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है 6 एक्चुअल में, ठीक है। 6 चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो जितने भी अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स है सभी न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे थिकनेस इंक्रीज करता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आप लोग टेक्स्ट बुक का लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg। तो यहाँ पे आपको मास गिवन है 50 kg। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट गिवन डेटा है मास। तो मास का वैल्यू दिया उसने 50 kg। प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल, पुल्ड बाय द अटैचिंग स्प्रिंग बैलेंस, द फोर्स इज increased gradually. It is observed that the object just moves when a spring balance shows 50 न्यूटन। ओके, सो यहाँ पे मास का वैल्यू दिया और साथ ही साथ एक स्प्रिंग बैलेंस का फोर्स दिया हुआ है। ओके, तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग में एफ बोलता हूँ यहाँ पे। ओके, तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग आपको गिवन है और हाँ चलो इतना दिया। और उसने क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पूछा है, इसका मीनिंग क्या है कि आपको वो म्यू का वैल्यू पूछ रहा है। ओके, सो फार्मूला कौन सा आएगा, फार्मूला एक ही फार्मूला यहाँ पे क्या आएगा, स्टैटिक के लिए तो एफ एस यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, म्यू ऑफ एस इंटू क्या आएगा एन। ओके, एफ एस के यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, म्यू एस क्या है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कैपिटल एन क्या नॉर्मल रिएक्शन है ना। अगर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की हम लोग वैल्यू की बात करेंगे तो उसने प्रोवाइड किया हुआ है, कितना प्रोवाइड किया हुआ है वो हम लोग यहाँ पे अभी यूज़ करके फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे 50 kg दिया है, 50 kg को ही 50 kg जो हमको वैल्यू दिया है उसको भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास जो 50 न्यूटन दिया एफ दिया हुआ है तो एफ हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 50 इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ एस। ओके, म्यू ऑफ एस तो फाइंड आउट करना था और एन क्या नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करता है, मास इंटू ग्रेविटी को। ओके, सो 50 अपॉन एम दिया था मास, दैट इज़ 50 इंटू 9.8, 9.81 जो भी यूज़ करना है 9.8 भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे फाइंड आउट करना था म्यू एस। ओके, सो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप लोग तो म्यू एस का वैल्यू आपको मिल जाएगा 0.102। ओके, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है तो ये आपको फाइनल वैल्यू मिलेगा। ओके, सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ गया अगर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, ब्लॉक ऑफ मास 37 kg रेस्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, तो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ मास गिवन है आपको, जिसका वेट दिया हुआ है वेट नहीं है, क्या दिया हुआ है, मास गिवन है ना। तो मास आपको दिया है 37 kg और साथ ही साथ आपको यहाँ पे गिवन है वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे दिया है आपको 0.3 है ना। तो जब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.3 दिया रहेगा, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा फाइंड आउट द लिस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक हॉरिजॉन्टली। ओके, तो अगेन आपको यहाँ पे सेम फार्मूला यूज़ करके फाइंड आउट कर लेना है ना। तो मिनिमम फोर्स कितना फाइंड आउट करना है वो आप लोगों को यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को भी अगर आप लोग म्यू तो यहाँ पे दिया हुआ था आपको वैल्यू और यहाँ पे मास दिया है। ठीक है, मास को हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ग्रेविटी के साथ में। मास को जैसे हम ग्रेविटी के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको यहाँ पे जो फोर्स वैल्यू पूछा उसने वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, और जो फोर्स यहाँ पे पूछता है ना वही क्या रहता है अपने पास, वही अपने पास क्या रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन वाला फोर्स रहेगा जो नॉर्मल फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, और जस्ट मूव टू द ब्लॉक हॉरिजॉन्टली। ओके, तो काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे फोर्स आपको फाइंड आउट कर लेना है, सेम फार्मूला। ठीक है, और आई होप आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नौ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे गिवन है बॉडी ऑफ मास। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास क्या गिवन है, बॉडी ऑफ मास 37 kg रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, तो यहाँ पे बॉडी का मास दिया हुआ है, कितना दिया, 37 kg और क्या बोला उसने, रेस्ट ऑन दी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या हुआ है, वो स्टैटिक कंडीशन में, रेस्ट स्टैटिक कंडीशन में। नेक्स्ट पूछा द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट द मोशन इज 68.5 न्यूटन। ओके, तो 68.5 न्यूटन जो दिया आपको वो क्या है, फोर्स वैल्यू दे दिया है एफ स्टैटिक या फिर काइनेटिक जो भी रहेगा। इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ फोर्स ऑफ 43 न्यूटन इज नीडेड। ओके, तो 43 न्यूटन यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या उसको नीड है, कब नीड रहेगा, जब उसको मोशन कराना है। इसका मीनिंग क्या है, ये जो फोर्स दिया कौन सा हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन वाला फोर्स हो गया है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स आपको वैल्यू दिया है एफ के,
वो कि दिया है 43 न्यूटन। ओके, और जो 68.5 दिया था वो कब था, जब स्टार्ट था तो 68.5 है ना। तो जस्ट स्टार्ट पे हमेशा हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करते हैं, है ना। यहाँ पे भी आपको मालूम पड़ा होगा कौन सा फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो 68.5 यहाँ पे आपको यूज़ करना है और फाइंड आउट करके नेक्स्ट अपने को और जो दिया था, एक और डेटा दिया था ना मास स्टार्टिंग में, तो मास भी आपको बोल देता हूँ। मास इज नथिंग बट 37 kg। और आपको यहाँ पे दो वैल्यू पूछा उसने। पहले तो पूछा उसने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या फाइंड आउट करना है, म्यू ऑफ एस, है ना। एंड सेकंड फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है म्यू ऑफ के। ओके, ये भी इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब भी आप लोग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे लिखना आपको म्यू एस इंटू एन। यहाँ से म्यू एस का वैल्यू मिलेगा एफ एस अपॉन में क्या आ जाएगा, कैपिटल एन। ओके, तो एफ एस का वैल्यू उसने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, कितना दिया है 68.5। और जो हमको यहाँ पे कैपिटल एन नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा उसका तो फॉर्मूला बेसिक क्या होता है, mg, है ना। बट यहाँ पे मास हम लोग यूज़ करेंगे 37 और जी का वैल्यू क्या आएगा 9.8 और 1 या फिर 9.80। ओके, इसको जैसे डिवाइड कर लोगे ना फाइनल आंसर आपको मिलेगा 0.1889। ओके, तो आप लोग यहाँ पे लॉग टेबल या फिर रेसिप्रोकल पार्ट है वो दोनों को भी यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना म्यू के, तो म्यू के का फॉर्मूला सेम आएगा, क्या आएगा एफ के अपॉन एन। ओके, एफ के का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था 43 और एम जी आएगा अगेन, तो एम जी के लिए 37 इंटू 9.8। सो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 0.1186। ओके, और यूनिट अगर यूनिट लेस है तो ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा। म्यू एस मिला और यहाँ पे म्यू के, सॉरी म्यू एस म्यू के ये मिलेगा ना, ये म्यू के है, वो म्यू एस। ओके, तो इस टाइप से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया हुआ है वायर गेट्स स्ट्रेच्ड बाय द 4 mm ड्यू टू द सर्टेन लोड। ओके, यहाँ पे आपको वायर के टर्म्स में बात किया तो वायर यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्ट्रेच्ड बाय द 4 mm। ओके, तो 4 mm वायर क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेच्ड हो रहा है। अगर 4 mm वायर स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, अगर 4 mm वायर स्ट्रेच हो रहा है तो ये वहाँ पे गिवन क्या है, एल दिया हुआ है, दैट इज अ चेंज इन लेंथ, स्मॉल एल, है ना। नेक्स्ट, ड्यू टू द सर्टेन लोड इफ द सेम लोड इज अप्लाइड टू अ वायर ऑफ द सेम मटेरियल विद द हाफ ऑफ द लेंथ एंड डबल इट्स डायमीटर। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला कि जो लेंथ है ना, यहाँ पे जो सेम ओरिजिनल लेंथ की बात किया, ओरिजिनल लेंथ क्या रहेगा, इनिशियल का हाफ, तो L1/2 हो गया। ओके, और डायमीटर को भी हाफ बोलते हैं, तो डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ D1, तो ट्वाइस ऑफ D1 रहेगा तो इसी को हम रेडियस के फॉर्म में R2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ R1 लिख सकते हो। ओके, तो ये हम लोग इस टाइप से यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे आप लोग को यहाँ पे पूछा गया चेंज इन लेंथ पूछा। ओके, चेंज इन लेंथ पूछा, तो इनिशियल लेंथ उसने दिया था 4 mm और उसके बाद उसने पूछा है कि चेंज इन लेंथ का वैल्यू बताओ। ओके, अगर चेंज इन लेंथ का वैल्यू यहाँ पे पूछा है, इसका मीनिंग क्या है कि उसने हमको यहाँ पे L2 का वैल्यू पूछा है ना। ये L1 दिया हुआ है तो आप पूछ रहा है L2, क्योंकि ऑलरेडी उसने स्ट्रेच मतलब क्या किया था, चेंज इन लेंथ ऑलरेडी L1 का वैल्यू उसने दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, सभी अगर आप लोग अच्छे से डेटा देखोगे तो आप लोग को पता चल जाना चाहिए कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। ओके, सो फार्मूला यूज़ यही होगा, y इज इक्वल्स टू एफ एल, एफ इंटू क्या आएगा, कैपिटल एल अपॉन एरिया इंटू स्मॉल एल, है ना। तो कैपिटल एफ तो इज इट इज़ कैपिटल एल भी, और एरिया के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एल। ओके, हम लोग एक बार फर्स्ट के लिए यूज़ करेंगे, एक बार सेकंड के लिए यूज़ करेंगे। एक और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, इफ़ द सेम लोड इज अप्लाइड टू द वायर ऑफ सेम मटेरियल विद द हाफ ऑफ लेंथ। ओके, सेम लोड और सेम मटेरियल बोला है, इसका मीनिंग क्या है कि लोड तो सेम है, तो F1 इक्वल टू क्या आ जाएगा F2, है ना। और सेकंड में सेम मटेरियल बोला मतलब क्या है, यहाँ पे यंग्स मॉडुलस का वैल्यू क्या होगा, सेम, सो y1 इज इक्वल्स टू y2। ओके, अब इसी वैल्यू को हमको यहाँ पे यूज़ करना है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये अगर हम लोग को इस टाइप से इक्वलाइज वैल्यू या फिर कंपेरिजन टाइप में पूछेगा तो हमेशा इसको दो पार्ट में लिखना है। F1 L1 अपॉन में आएगा पाई R1 स्क्वायर इंटू क्या आएगा L1 इज इक्वल्स टू F2 इंटू क्या आएगा कैपिटल L2 अपॉन में आएगा पाई R2 का स्क्वायर इंटू L2। ओके, तो इस टाइप से आपको यूज़ करना है। पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो जो वैल्यू सेम रहेगा उसको हमको क्या कर लेना है, कैंसिल। देखो फोर्स सेम था तो फोर्स कैंसिल हो गया। ओके, और सब कुछ तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला यूज़ किया ना, कंडीशन y1 इक्वल टू y2 किया हमने, है ना, फार्मूला है ना y1 और y2। ओके, वो हमने यूज़ किया और कुछ तो सेम यहाँ पे दिख नहीं रहा, तब हम क्या इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इजी वे में इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमको फाइनली वैल्यू L1 की प्लेस पे, यहाँ पे L1 की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, L1 तो एज इट इज़ रखेंगे, L1 अपॉन में आएगा R1 का स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर एज इट इज़, L1 का वैल्यू उसने दिया था 4 mm। ओके, तो अभी के लिए मैं L1 को ऐसे ही रख रहा हूँ, स्मॉल L1 को इज इक्वल्स टू राइट में क्या मिलेगा हमको,
L2 है ना, बट L2 का कंडीशन दिया था L1/2, तो L2 के प्लेस पे L1/2 लिखा मैंने, डिवाइड बाय R2 की प्लेस पे क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ R1, और इसका स्क्वायर करने बोला था, स्क्वायर भी कर दिया। ओके, और यहाँ पे L2, सो L1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 क्या आएगा 1/R1 स्क्वायर L1 इज इक्वल्स टू 1/2 है ना, मतलब L1/2 इधर, चलो ऊपर लिखता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा R1 स्क्वायर इंटू L1, तो R1 स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और ये हमको यहाँ पे जो वैल्यू मिल रहा है ना, यहाँ पे तो L2 है सॉरी, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा देखो 4 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 4 वहाँ पे चलेगा, और यहाँ पे आ गया आपको L1 तो अपॉन में है, यहाँ पे आ गया है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगा L2 यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो L2 एज इट इज़ इक्वल टू L1/4। ओके, L1 का वैल्यू उसने कितना दिया हुआ था, L1 का अगर वैल्यू देखोगे तो आपको दिया हुआ है उसने, तो यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, हाँ देखो ये जो 2 है ना, 2 ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा तो ये 4 नहीं आएगा ना, ये 8 आएगा। ओके, तो यहाँ पे 8 आ गया, L1 का वैल्यू उसने दिया था 4/8 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 0.5 mm है ना, mm में बताया मैं। ओके, मीटर में भी इसको कन्वर्ट करोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द वर्क डन पूछा है, कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ वायर स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया दिया आपको, व्हेन अ लोड ऑफ 100 न्यूटन इज स्लोली इज अप्लाइड टू द फ्री एंड। ओके, तो इस टाइप से हम लोग को वहाँ पे कैलकुलेट करने बोल रहा है वर्क डन। ओके, तो यहाँ पे अगर वर्क डन की बात करोगे तो वर्क डन का बेसिक वाला यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जब हम लोग स्ट्रेन एनर्जी का डेरिवेशन किए थे, जो भी आप लोगों ने ऑफलाइन लेक्चर में बैठे होंगे तो आपको पता होगा। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, तो 1/2 इंटू लोड इंटू क्या आएगा एक्सटेंशन। ओके, तो मैंने यहाँ पे सिंबॉलिक टर्म में लिखा हुआ है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो गिवन डेटा के टर्म में बात करते हैं, यहाँ पे लेंथ दिया 2 मीटर, तो यहाँ पे जो लेंथ आपको 2 मीटर गिवन है ना, अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे कैपिटल L का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे फोर्स दिया आपको 100 न्यूटन है ना, ये वाले फोर्स की बात कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है 100 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट अगर यहाँ पे और भी ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स तो आपको एरिया दिया हुआ है ना, एरिया क्या दिया हुआ है 0.0225 mm²। ओके, mm² को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो यहाँ पे आएगा 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ क्या आ जाएगा मीटर²। ओके, तो यहाँ पे आपको एरिया भी दिया हुआ है, कैपिटल Y यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻11। अब हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेना और फार्मूला इजीली सिंप्लीफाई कर लेना। ओके, बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो 1/2 का एज रखा, फोर्स है ना, जो फोर्स का वैल्यू हमको यहाँ पे दिया था क्या, नहीं बट वाई दिया था, तो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, इसका फार्मूला वाई जो कुछ क्या, तो फार्मूला बोलो FL अपॉन क्या आएगा A/l। ओके, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको फोर्स के प्लेस पे पुट होने वाला जो वैल्यू मिलेगा Y × A/l अपॉन में कैपिटल L यहाँ पे फोर्स के टर्म में आने वाला है। ठीक है, अब जहाँ पे कैपिटल F रहेगा वहाँ पे मैं इस फार्मूला को यूज़ कर ले रहा हूँ, सो YA × l अपॉन कैपिटल L, ये इक्वेशन आ गया, मल्टीप्लाई बाय स्मॉल l आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करने जाएंगे हम लोग तो सॉरी फोर्स यहाँ पे दिया हुआ था ना शायद से, यस फोर्स दिया हुआ था। ओके, तो यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगा कि हम लोग स्मॉल l को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इससे अच्छा हम लोग ना देखो इस टाइप से आपको एग्जाम में भी याद आना चाहिए, उससे अच्छा हम लोग फोर्स की प्लेस पे स्मॉल l के टर्म में इसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, जैसे इस इक्वेशन को स्मॉल l के टर्म में फाइंड आउट करोगे तो स्मॉल l एज इट इज रहेगा FL अपॉन YA आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, Y × A, तो यहाँ पे एक्सटेंशन की प्लेस हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अदरवाइज हमारा बहुत सारे अननोन हो जाएंगे, तो 1/2 फोर्स एज इट इज़ रखा, और यहाँ पे स्मॉल l की प्लेस पे FL अपॉन A × स्मॉल l आ गया। ओके, बाकी सब कुछ वैल्यू उसने प्रोवाइड कर रखा है, और यहाँ पे हमको पूछ लिया उसने वर्क डन। ओके, यहाँ पे क्या पूछा है वर्क डन, तो स्मॉल l का वैल्यू फाइंड आउट किया हमने, तो यहाँ पे स्मॉल l तो नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल Y। ओके, तो स्मॉल l का वैल्यू उसने पूछा, तो सॉरी वर्क डन का वैल्यू पूछा है, और ये इस टाइप से यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगे, वैल्यू पुट करना है। देखो कैपिटल F का वैल्यू पुट करना है, कैपिटल L का एरिया और कैपिटल Y का सब वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू पुट करो और आंसर मिलेगा आपको 2.222 जूल। इस टाइप से आंसर आपको फाइनल मिल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने डिस्कस कर लिया, नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे ध्यान से, क्या दिया हुआ है, सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ वॉल्यूम 0.31 मीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिया है 0.31 मीटर क्यूब, जो कि किसकी बात कर रहा है, सॉलिड मेटल स्फीयर का। ओके, ध्यान से देखेंगे, तो वॉल्यूम आपको दिया है 0.31 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम में लिख देता हूँ यहाँ पे 0.31 मीटर क्यूब,
नेक्स्ट दे आर ड्रॉप्ड इन ऑन एन ओशियन वेयर वाटर इज प्रेशर इज 2 × 10⁷ तो यहाँ पे आपको प्रेशर दिया हुआ है 2 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट दे कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इफ द बल्क मॉडल्स. ओके, तो बल्क मॉडल दैट इज के का वैल्यू दिया उसने, के का वैल्यू कितना दिया है 6.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बल्क मॉडल्स दे दिया, तो सबसे पहले हम लोग बल्क मॉडल्स का फॉर्मूला ट्राई करेंगे. फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी वी अपॉन वी का जगह वी. ओके, डी पी का वैल्यू उसने कितना प्रोवाइड कर रखा है, देखो ये जो पी है ना, ये डी पी बना देते हैं क्योंकि आपको हमको पता चल गया क्या दिया हुआ है. सो 2 × 10⁷ आ गया. और चेंज इन वॉल्यूम तो हमको यहाँ पे पूछा ही है उसने, तो यहाँ पे मैं करता हूँ इक्वल टू के का वैल्यू भी यहाँ पे दे दिया था 6.1 × 10⁻10. ओके, डी वी अपॉन वी का वैल्यू उसने दिया हो 0.31 और यहाँ से सिंप्लीफाई करके आपको डी वी का वैल्यू मिल जाएगा और 10⁻⁻4 मीटर क्यूब, नियरेस्ट वैल्यू मिलेगा इसके आसपास. ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6. आई होप आप लोग समझ गए रहेंगे. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, वायर ऑफ द माइल्ड स्टील हैज़ इनिशियल लेंथ 1.5 मीटर. ओके, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है इनिशियल लेंथ, कितना दिया है इनिशियल लेंथ, जो कि वैल्यू कितना है 1.5 मीटर. एंड नेक्स्ट स्टेट करोगे तो डायमीटर आपको दिया 0.6 मीटर 6 mm 0.6 mm है. ओके, 0.6 mm के बाद नेक्स्ट यहाँ पे और भी एक वैल्यू अपने पास गिवन था, एक्सटेंडेड बाय द 6.3 mm. ओके, तो 6.3 mm यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है. 6.3 mm क्या किया, एक्सटेंड, दैट इज अ स्मॉल एल का वैल्यू उसने प्रोवाइड कर रखा है. ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे दिया सर्टेन फोर्सेज अप्लाइड टू इट इफ यंग्स मॉडल्स ऑफ द माइल्ड स्टील 2.1 × 10⁻11. तो ये वाई का वैल्यू दिया है. अब मैं थोड़ा सा इसको वैल्यू को सेपरेट के फॉर्म में लिख देता हूँ. कैपिटल एल आपको दिया 1.5 मीटर है ना, और यहाँ पे डायमीटर भी दिया है, तो डायमीटर क्या आएगा, रेडियस का हाफ, तो d/2 हो गया. इसको सिंप्लीफाई करो तो 0.3 mm मिलेगा आपको, सॉरी 0.03 नहीं 0.3 mm मिलेगा ना. ओके, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 मीटर में कन्वर्ट होगा तो क्या आएगा 10⁻³ मीटर. ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे सभी वैल्यू तो इसने बेसिक वैल्यूज दे दी है, और एक और वैल्यू दिया था 6.3 mm, दैट इज अ चेंज इन लेंथ. तो 6.3 mm है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं डायरेक्टली, तो -3 मीटर. ओके, अब इसको क्या करेंगे, बेसिक फार्मूला इतने सब वैल्यूज से तो आपको पता चल जाना चाहिए कौन सा फार्मूला यूज़ करना है. सो वाई इज इक्वल्स टू आएगा FL अपॉन में आएगा एरिया इंटू स्मॉल एल. ओके, यहाँ पे सभी प्लेस हमको फाइंड आउट करना था कैपिटल एफ का वैल्यू, तो इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस टाइप से फार्मूला मिलेगा. जस्ट वैल्यूज पुट करना, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा 250 न्यूटन समथिंग आंसर. ओके, तो आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ गए रहेंगे क्वेश्चन नंबर 7 किस टाइप से सॉल्व हुआ. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको JEE नीट CET में आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं. क्वेश्चन में क्या दिया, कंपोजिट वायर इज प्रिपेयर्ड बाय द जॉइनिंग द टंगस्टन वायर एंड स्टील वायर एंड एंड टू एंड. ओके, तो टंगस्टन और स्टील वायर दोनों भी को भी यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है, एक साथ जॉइंट किया हुआ है. बोथ द वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके, तो दोनों का लेंथ क्या हुआ है यहाँ पे सेम, दोनों का लेंथ यहाँ पे क्या बोला है सेम बोला है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है सेम है. If this composite wire is suspended by two rigid support, the force is applied to it free and gets extended by 3.25 mm. ओके, तो 3.25 mm अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग को देखो वायर कुछ इस टाइप से, यहाँ पे स्टील है. ठीक है, पहला क्या था स्टील नहीं, पहला क्या था टंगस्टन. हाँ चलो स्टील ले लेता हूँ. उसके बाद यहाँ पे आपके पास है टंगस्टन. ओके, स्टील एंड टंगस्टन इस टाइप से फिक्स किया हुआ, और यहाँ से इस टाइप से इसके ऊपर लोड वगैरह एक्ट करेंगे और ये यहाँ पे मूवमेंट करेगा. ओके, तो यहाँ पे देखोगे ना स्टूडेंट, तो आपको बोला है 3.25 mm का एक्सटेंडेड है. ओके, बट उसने किसी का बताया नहीं किसका एक्सटेंड है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको खींचूंगा तो वो भी तो एक्सटेंड होगा, ऊपर वाला स्टील भी तो एक्सटेंड होगा, है ना. इसका मीनिंग क्या है, लेंथ ऑफ स्टील प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ किसका दिया हुआ है टंगस्टन का. ओके, दोनों का वैल्यू उसने साथ में दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है 3.25 mm. ओके, तो 3.25 mm आपको वैल्यू दिया हुआ है, और इसी के साथ आपको ना यहाँ पे देखो यंग्स का स्टील का यंग्स मॉडल्स और टंगस्टन का यंग्स मॉडल्स दिया हुआ है. ओके, तो ये आपको फार्मूला वहाँ पे यूज़ करना और उसको सिंप्लीफाई कर लेना है. ठीक है, तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो लेंथ तो उसने कांस्टेंट बोला है, एरिया भी कांस्टेंट बोला, और साथ ही साथ अच्छे से क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि फोर्स भी क्या है कांस्टेंट, तीनों भी कांस्टेंट है. अगर तीनों भी कांस्टेंट है तो बचता कौन है यहाँ पे, वाई के फार्मूले में सिर्फ बचेगा चेंज इन लेंथ. ओके, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है कुछ इस टाइप से कंडीशन, वाई ऑफ स्टील अपॉन वाई ऑफ टंगस्टन इज इक्वल्स टू, ये देखो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल.
ओके। तो यहाँ पे आपको आएगा लेंथ ऑफ टंगस्टन अपॉन लेंथ ऑफ स्टील। ओके, तो यहाँ पे हमको रिलेशन दिया हुआ है यंग्स मॉडुलस का, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। तो जैसी वैल्यू पुट करोगे तो ये स्टील का जो वैल्यू आएगा 2 × 10⁻11 और जो डिनोमीटर में टंगस्टन का आएगा 3.4 × 10⁸ ओके, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टंगस्टन अपॉन लेंथ ऑफ स्टील। तो यहाँ से कुछ वैल्यू कैंसिल होगा और यहाँ पे आपको रिलेशन मिल जाएगा लेंथ ऑफ टंगस्टन और लेंथ ऑफ स्टील। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और एक इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। दोनों इक्वेशन को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है और वहीं से आपको लेंथ ऑफ स्टील और टंगस्टन का वैल्यू मिल जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व होता है। ओके, अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसको बता दूंगा ज़रूर। तो लेंथ ऑफ स्टील आपको दिया हुआ है, आंसर जो मिलेगा देवा क्या आंसर जो मिलेगा 2.186 mm आना चाहिए आंसर, और आपको टंगस्टन का जो आंसर आना चाहिए वो 1.064 mm समथिंग आना चाहिए। ओके, तो इस टाइप से आपको वैल्यू दे दिया है। और नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, स्टील वायर हैविंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.2 mm स्क्वायर स्ट्रेच बाय द फोर्स 120 न्यूटन लैटरल स्ट्रेन दिया आपको, प्रोड्यूस द कैलकुलेट पॉइजन रेशियो। ओके, तो पॉइजन रेशियो क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन में क्या आएगा, लीनियर स्ट्रेन, है ना, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत सारी वैल्यू इसने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ईजी वे में यहाँ पे वैल्यू पुट करना और इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो लैटरल स्ट्रेन अगर आप लोग फाइंड आउट करने जाओगे तो आपको वैल्यूज़ ने यहाँ पे दिया, उसको फाइंड आउट करने की नीड नहीं है। तो 1.455 ये आपको लैटरल स्ट्रेन दिया है। लीनियर स्ट्रेन के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो मैं बेसिक फार्मूला में चले जाता हूँ कि अपने पास y इक्वल्स टू क्या था, लीनियर स्ट्रेस अपॉन में क्या आएगा, लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन। ओके, तो लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन फाइंड आउट करोगे, बट हमको नीड किसकी, लीनियर स्ट्रेन की। तो ये यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा मैं इसको सेग्रीगेट करता हूँ। तो लीनियर स्ट्रेन इक्वल टू क्या आएगा, लीनियर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू आएगा आपको लीनियर स्ट्रेस अपॉन में आएगा y। ओके, तो लीनियर स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला आएगा फोर्स अपॉन एरिया, है ना, वही तो फॉर्मूला बेसिक, तो फोर्स अपॉन एरिया को मैं डाउनवर्ड लूँगा तो एरिया इंटू क्या आएगा, लीनियर नहीं कैपिटल y, एरिया इंटू क्या आएगा, कैपिटल y। ओके, तो यहाँ पे लीनियर स्ट्रेन का फॉर्मूला मिल रहा है, अब मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, f अपॉन a इंटू कैपिटल y। ओके, तो ये इस टाइप से फॉर्मूला आपको यूज़ करना, और ये जो भी वैल्यूज़ है वो फोर्स यहाँ पे पुट कर लेना और एरिया पुट कर लेना है। और एरिया पुट जैसे हो जाएगा आपका, और उसके बाद कैपिटल Y का भी वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। अगर कैपिटल Y का वैल्यू नहीं पता तो आपको थोड़ा सा ये वैल्यू याद रख लेना कि स्टील का हमेशा होता है 2 × 10⁻11 यंग्स मॉडुलस। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना है और उसको सॉल्व कर लेना है, तो आपको पॉइजन रेशियो मिल जाएगा। पॉइजन रेशियो आपको बता देता हूँ 0.291 आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ रहेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया टेलीफोन वायर इज 125 मीटर लॉन्ग and 1 mm is radius to the stretch to length of 125.25 meter when a force of, यहाँ पे नेक्स्ट कहते हैं when a force of 800 न्यूटन, है ना, 800 न्यूटन आपको यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस का वैल्यू पूछा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट में गिवन डेटा बता देता आपको, वैसे आपको कर लेना चाहिए बट फिर भी चलो। कैपिटल एल यहाँ पे वैल्यू दिया है 125 मीटर, चेंज इन लेंथ आपको दिया 125.25, दैट इज़ अ स्मॉल एल। आपको ये डायरेक्ट स्मॉल एल नहीं दिया है, स्मॉल एल के लिए आपको इसमें चेंज लाना पड़ेगा। क्या आएगा 125.25 माइनस ऑफ 125, तो 0.25 आपको ये जो वैल्यू मिलेगा मीटर में ये आपको चेंज इन लेंथ रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के वैल्यूज़ को हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कब आपको चेंज इन डायरेक्ट दिया कब नहीं दिया सब ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना था यंग्स मॉडुलस, तो बेसिक फार्मूला FL अपॉन क्या आएगा एरिया, तो πr² इंटू स्मॉल एल। ओके, जस्ट वैल्यू पुट करना और y का वैल्यू आपको मिलेगा 1.27 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर समथिंग आपको वैल्यू दिखने वाला है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल है। ठीक है, a rubber band originally 30 cm long is stretched to a length of 32 cm by a certain load. What is the strain produced? Okay, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, देखो इस टाइप क्वेश्चन को आपको ना डायरेक्ट फॉर्म में ना 1 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें सभी वैल्यूज उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना और आंसर फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग यहाँ पे जो बोला है वो क्या दिया आपको, इनिशियल लेंथ दिया है, और 32 सेंटीमीटर बाय सर्टेन लोड। ओके, तो 32 सेंटीमीटर क्या हो रहा है यहाँ पे, स्ट्रेच हो रहा है। ओके, तो स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन रहेगा चेंज इन लेंथ अपॉन क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ, है ना। लेंथ के टर्म में बोलोगे तो चेंज इन लेंथ अपॉन क्या आएगा, ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ, अरे लिखता हूँ रुको, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ आपको क्या मिलेगा, 32 माइनस 30 हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस करना है यहाँ पे तो 2 आ जाएगा। ओरिजिनल लेंथ अपने पास 30 हो गया, इसको सिंप्लीफाई करो तो 1/15, इसको आंसर जो भी आएगा आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, दैट इज अ स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं ध्यान से क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा स्टूडेंट स्ट्रेस, ओके, विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग एंड 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया दिया आपको, और यहाँ पे लेंथ दी है कैपिटल एल, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, ठीक है। इफ़ द बियर्स अ लोड ऑफ 100 kg, ओके, तो यहाँ पे लोड कितना बेयर कर रहा है, 100 kg, बट मास यहाँ पे दिया, उसको हम लोग मास कितना दिया 100 kg, इसको हम लोग 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 में मिल जाएगा न्यूटन में। ओके, और यहाँ पे पूछा गया स्ट्रेस, तो स्ट्रेस यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस रहेगा आपको फाइंड आउट कर लेना है स्ट्रेस के लिए, और सॉरी स्ट्रेस के लिए यहाँ पे हमको यूज़ करना है फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। ओके, फोर्स क्या आएगा mg, और एरिया तो दिया ही आपको, ठीक है। तो एरिया आपको पुट कर लेना और यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपको फाइनल आंसर आएगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ईजी है। क्या बचा, व्हाट इज द स्ट्रेन इन केबल ऑफ द ओरिजिनल लेंथ 50 मीटर, तो ओरिजिनल लेंथ दिया दैट इज 50 मीटर, और 50 मीटर के बाद नेक्स्ट होज द लेंथ इंक्रीजेज बाय 2.5 सेंटीमीटर। तो चेंज इन लेंथ आपको डायरेक्ट दे दिया 2.5, और व्हेन लोड इज लिफ्टेड। ओके, अगेन आपको स्ट्रेन पूछा, तो स्ट्रेन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो वापस से वैल्यू पुट करो और यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो इतने इजी क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ने सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। तो लास्ट के तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, ये सब आपको MCQs वगैरह में आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे थे ई लर्निंग अकेडमी, जिसमें हम लोग डिस्कस किए चैप्टर नंबर 6 के ऑल अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया रहेगा। वीडियो को जरा भी आपको हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल लिंक, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर वहाँ से ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आपको यूट्यूब के ही अबाउट सेक्शन में जाना है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल इंस्टा आई डी, आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। तो चलो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।